हेलो हेलो बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री के इकाई नंबर 3 को हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें प्रावस्था साम्य एवं प्रावस्था नियम है। प्रावस्था साम्य वास्तव में विषमांगी साम्य है, जिसमें दो या अधिक भिन्न प्रावस्थाएं अनिवार्य रूप से होती है। अतः हम प्रावस्था साम्य को इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि विषमांगी साम्य को हम प्रावस्था साम्य कहते हैं, जिसमें दो भिन्न प्रावस्थाएं या भिन्न अवस्थाएं प्रावस्था के रूप में प्रदर्शित की जाती है। इसमें प्रावस्था महत्वपूर्ण शब्द है और इसको हम अभी आगे परिभाषित भी करेंगे। और प्रावस्था साम्य को हम उदाहरण के रूप में निम्न प्रकार दर्शा सकते हैं। ठोस द्रव प्रावस्था साम्य, जिसमें दो प्रावस्थाएं हैं, एक ठोस और दूसरी द्रव, अतः इसे भी हम प्रावस्था साम्य कहते हैं। तीन प्रावस्थाएं युक्त दूसरा साम्य दिया गया है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट ठोस साम्य में है, कैल्शियम ऑक्साइड ठोस और कार्बन डाइऑक्साइड ठोस के साथ में तीन प्रावस्था हैं। अतः ये तीन प्रावस्था युक्त प्रावस्था साम्य है या विषमांगी साम्य है। तीसरा उदाहरण हम ले रहे हैं, जिसमें भी दो प्रावस्थाएं हैं, अमोनियम क्लोराइड ठोस और अमोनियम क्लोराइड गैस। ये द्विप्रावस्था साम्य को प्रदर्शित करता है। प्रावस्था साम्य को हम एक निश्चित प्रावस्था नियम के रूप में परिभाषित करते हैं और उस प्रावस्था नियम को हम गिब्स फेज रूल के रूप में प्रदर्शित करते हैं और गिब्स के द्वारा, ये विलार्ड गिब्स के द्वारा दिया गया नियम है। और इस नियम का व्युत्पन्न हम कुछ प्रावस्था टर्म्स को पढ़ने के बाद अभी करेंगे। प्रावस्था नियम क्या है? प्रावस्था साम्य पर ताप, दाब, आयतन व सांद्रता के परिवर्तन का प्रभाव दर्शाने के लिए विलार्ड गिब्स द्वारा प्रावस्था नियम दिया गया है। अर्थात किसी भी विषमांगी साम्य पर ताप, दाब, आयतन और सांद्रता में परिवर्तन करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको प्रदर्शित करने के लिए प्रावस्था नियम का उपयोग करते हैं और यह नियम विलार्ड गिब्स द्वारा प्रदर्शित किया गया है। प्रावस्था साम्य पर भौतिक मात्रकों के परिवर्तन को दर्शाने के लिए हम प्रावस्था नियम प्रयुक्त करते हैं, जिसको हम निम्न प्रकार दर्शाते हैं। F = C - P+2, जहाँ पर F स्वतंत्रता कोटि है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, C घटकों की संख्या या घटक हैं, P प्रावस्थाओं की संख्या या फेज है और इसमें दो जोड़ने पर स्वतंत्रता कोटि F प्राप्त होती है। इसी को हम विलार्ड गिब्स का प्रावस्था नियम कहते हैं। तो ऐसा कोई विषमांगी साम्य या प्रावस्था साम्य जिसमें C घटक और P प्रावस्थाएं हो, तो समीकरण 1 की सहायता से हम उसकी स्वतंत्रता कोटि ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रावस्था नियम का पहला पद जो है वो है फेज या प्रावस्था। बहुत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्ज़ाम में इसके ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। प्रावस्था विषमांगी साम्य के वे भाग जो भौतिक रूप से सुस्पष्ट और यांत्रिक रूप से पृथक पृथक करणीय होते हैं तथा विभिन्न सीमाओं द्वारा अलग रहते हैं, उन्हें प्रावस्था कहते हैं। अर्थात विषमांगी साम्य का वह भाग जो दिखाई देता है स्पष्ट रूप से और पृथक रूप से दिखाई देता है और यांत्रिक रूप से पूर्णतः पृथक करणीय हो और एक निश्चित सीमा रेखा द्वारा एक प्रावस्था दूसरी प्रावस्था से स्पष्ट अलग दिखाई देती है, उसे प्रावस्था कहते हैं। प्रावस्था के भौतिक और रासायनिक गुण समान लेकिन दूसरी प्रावस्था से हमेशा भिन्न होंगे। तो एक प्रावस्था है, उसके भौतिक और रासायनिक गुण समान होंगे, जबकि दूसरी प्रावस्था के भौतिक और रासायनिक गुण समान है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। कुछ लोग या कुछ बच्चे इस प्रावस्था को अवस्था भी मान बैठते हैं, लेकिन वास्तव में प्रावस्था और अवस्था में परिवर्तन है। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जल एक
पदार्थ द्रव की तरल प्रावस्था या द्रव प्रावस्था है, ये अवस्था को प्रदर्शित करता है। लेकिन अगर इसमें हम घुलनशील लवण मिलाकर इसको अच्छी तरह से लवण को घोल दें तो घोलने के बाद भी हम बाहर से देखने पर घुले हुए पदार्थ दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अवस्था आपको भी बाहर से द्रव दिखाई देती है। लेकिन अब इसे हम विलयन या इसी को हम एक प्रावस्था कह सकते हैं। अर्थात इस प्रावस्था के अंदर हम भौतिक और रासायनिक गुण अगर चेक करेंगे तो समान रहेंगे, लेकिन अगर इसकी जगह दूसरी प्रावस्था की बात करें, जैसे कि उस विलयन के संपर्क में वायुमंडलीय गैसें हैं, तो गैसें इस द्रव प्रावस्था से पूर्णतः पृथक रहती है और एक सीमा रेखा का निर्माण करती है। उसके लिए दो उदाहरण यहाँ पर दे रखे हैं। पहला है बेंजीन और जल का, जिसमें बीकर में यदि बेंजीन और जल मिला दिया जाए तो चूंकि बेंजीन जल पूर्ण अमिश्रणीय द्रव है, इसलिए बेंजीन कम घनत्व युक्त ऊपरी परत और जल अधिक घनत्व युक्त नीचे की परत बनाता है, जिसमें बेंजीन पृथक प्रावस्था है, एक ही पात्र में है, जल ये भी पृथक प्रावस्था है, और इन दोनों को हम निश्चित सीमा रेखा द्वारा स्पष्ट पृथक देख सकते हैं। और यांत्रिक विधियों के द्वारा इन दोनों बेंजीन और जल प्रावस्थाओं को पृथक भी किया जा सकता है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है, द्रव में यदि बर्फ डाल दिया जाए, अर्थात जल में बर्फ मिला दी जाए, तो बर्फ जल के अंदर तैरती हुई अवस्था में भिन्न प्रावस्था का निर्माण करती है। तो बर्फ ठोस भिन्न प्रावस्था और द्रव जल ये भी भिन्न प्रावस्था, क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं, ठोस और द्रव। इसको हम ठोस को प्रावस्था 1 और द्रव को प्रावस्था 2 के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, और इन दोनों को पृथक कर रही रेखा को हम सीमा रेखा के रूप में दर्शाते हैं, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इस आधार पर हम अगले पद में ले रहे हैं प्रावस्था का निर्धारण। प्रावस्था बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको हम निर्धारित कैसे करते हैं, उनकी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, उसको हम इस रूप में प्रदर्शित करते हैं। प्रावस्था का निर्धारण करने के लिए कुछ नियमों को आपको ध्यान में रखना है। उसमें पहला है, गैसों का मिश्रण हमेशा एक ही प्रावस्था का निर्माण करती है, चाहे कितनी भी गैसें हैं, पूर्णतः एक दूसरे में मिश्रणीय होगी और उनको हम स्पष्ट रूप से भौतिक रूप से स्पष्ट अलग अलग देख नहीं सकते, तथा यांत्रिक रूप से इन गैसों को आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता, इसलिए ये एकल प्रावस्था का निर्माण करती है, अर्थात गैसों का मिश्रण एकल प्रावस्था। इसी तरीके से पूर्ण मिश्रणीय द्रव भी एकल प्रावस्था का निर्माण करते हैं, जैसे जल और अल्कोहल पूर्ण मिश्रणीय एक ही प्रावस्था दिखती है। बेंजीन और टोलुइन पूर्ण मिश्रणीय आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स होकर एक ही प्रावस्था बनाते हैं। सभी विलयन एकल प्रावस्था दर्शाते हैं। सभी विलयनों में हम जो 9 प्रकार के विलयन पढ़ चुके हैं, उसी में से आपको उदाहरण लेने हैं, और उसमें से पहला एग्जाम्पल है कांस्य का। कांस्य ये मिश्र धातुएं हैं, और ध्यान रखना है सभी मिश्र धातुएं एकल प्रावस्था का निर्माण करती है, क्योंकि पूरे मिश्र धातु में इनका संगठन समान रहता है। ग्लूकोज का जलीय विलयन अभी बताया था, लवण का जलीय विलयन और ग्लूकोज का जलीय विलयन एकल प्रावस्था। ठोस द्रव व गैस का विलयन है अगर, तो विलयन हमेशा एक ही प्रावस्था का निर्माण करता है, तो ये एकल प्रावस्था निकाय। ठोस द्रव गैस विलयन, तो ध्यान रखना 9 प्रकार के विलयन पढ़े थे, वे सभी विलयन ही इसके उदाहरण के रूप में आते हैं। ऐसे ही सोडा वाटर कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय विलयन भी एकल प्रावस्था का निर्माण करता है। 2 महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला है, बंद पात्र में लिया गया द्रव हमेशा 2 प्रावस्थाएं प्रदर्शित करेगा। खुले पात्र में है एक प्रावस्था, बंद पात्र में है तो 2 प्रावस्थाएं, क्योंकि द्रव प्रत्येक ताप पर वाष्पीकृत भी होता है, अर्थात बंद पात्र में वाष्प और द्रव 2 प्रावस्थाएं रहेगी। इसी तरीके से 2 ठोसों का मिश्रण हमेशा भिन्न प्रावस्थाएं निर्मित करता है, अर्थात यह ठोसों की संख्या के बराबर प्रावस्थाएं बनाता है। जैसे गंधक चूर्ण और लोह चूर्ण
दो भिन्न प्रावस्थाएं निर्मित करते हैं। इसी तरीके से चारकोल व फास्फोरस का चूर्ण का मिश्रण लिया जाए तो दो अलग अलग प्रावस्थाएं होगी, फास्फोरस अलग और चारकोल अलग, पूर्ण मिश्रणीय नहीं है, इसलिए इनका संगठन अलग अलग होगा। कॉपर चूर्ण व गोल्ड चूर्ण ये भी दो भिन्न प्रावस्थाएं बनाते हैं, अर्थात कोई भी दो या अधिक ठोसों का मिश्रण भिन्न भिन्न प्रावस्था निर्मित करता है। तो जितने ठोस हैं मिलाए गए हैं उतनी ही प्रावस्थाएं निर्मित होती है। दो पूर्ण अमिश्रणीय द्रवों का मिश्रण दो प्रावस्थाएं बनाता है। तो दो पूर्ण अमिश्रणीय द्रव है तो उसकी दो प्रावस्थाएं होगी, जैसा भी हमने एग्जाम्पल लिया था बेंजीन और जल। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल है टोलुइन जल, केरोसिन एल्कोहल, गैसोलीन अर्थात पेट्रोल एकल प्रावस्था है और गैसोसॉल दो प्रावस्था है। ठीक है, इसी तरीके से एरोसोल भी दो प्रावस्था है। इसका मीनिंग ये है कि गैसोलीन पेट्रोल को कहते हैं जो कि एकल प्रावस्था के लिए है, और अगर गैसोलीन में जल मिला दिया जाए तो दो प्रावस्थाएं निर्मित होगी, क्योंकि गैसोलीन पेट्रोल और जल पूर्ण अमिश्रणीय द्रव है। लेकिन शुद्ध गैसोलीन एकल प्रावस्था बनाता है। लेकिन गैसोसॉल ये सॉल या कॉलॉइड है, और एरोसॉल ये भी कॉलॉइड है। तो कॉलॉइडों में दो भिन्न प्रावस्थाएं होती है, क्योंकि आपने कॉलॉइड की परिभाषा पढ़ रखी है कि यह विषमांगी मिश्रण है, अर्थात कॉलॉइड अगर विषमांगी मिश्रण है तो इसे हम दो भिन्न प्रावस्थाएं युक्त निकाय कहते हैं, और कॉलॉइड दो भिन्न प्रावस्थाएं युक्त निकाय। इसी तरीके से रासायनिक साम्य के अंदर भी हमें प्रावस्थाएं निकालना आना चाहिए। अब हम उपयुक्त प्रक्रियाओं को देखकर यहाँ स्पष्ट कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का बड़े ब्रैकेट में बंद करने का मतलब ये बंद पात्र में, तो बंद पात्र में ठोस कैल्शियम कार्बोनेट, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इनको अगर देखा जाए तो दो ठोस भिन्न प्रावस्था और एक गैस तीसरी प्रावस्था निर्मित करेगी। ऐसे अमोनियम क्लोराइड ठोस अगर अमोनिया गैस और HCl गैस के संपर्क में साम्य में है बंद पात्र में, तो दो गैसें मिलकर एक प्रावस्था और ठोस दूसरी प्रावस्था, अर्थात दो प्रावस्थाओं का निर्माण करेंगे। अब विलार्ड गिब्स के प्रावस्था नियम का सेकंड पद है, जिसको हम कहते हैं घटक या कंपोनेंट, C से प्रदर्शित किया जाता है। एक प्रावस्था कंप्लीट है, दूसरा घटक। प्रावस्था साम्य के उन न्यूनतम अवयवों की संख्या जो सभी प्रावस्थाओं के संगठन को प्रदर्शित करती है उसी को घटक कहा जाता है। अर्थात किसी भी प्रावस्था साम्य में, अर्थात विषमांगी साम्य में, सभी साम्य के घटकों को या सभी साम्य के अवयवों को प्रदर्शित करने के लिए जितनी न्यूनतम संख्या में अवयवों की आवश्यकता होती है या अणुसूत्रों की आवश्यकता होती है उन्हीं को हम घटक कहते हैं। और घटक को हम इलैबोरेट करके इस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं उदाहरण के रूप में। और घटक को वैसे ज्ञात करने के लिए हम ये तरीका काम में लेते हैं, NC घटक मीन्स कंपोनेंट माइनस N माइनस E, जहाँ पर N टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स, अर्थात कुल कितने घटक हैं, कुल घटकों की संख्या में से कितने साम्य निर्मित हो रहे हैं। तो साम्यों की संख्या को अगर घटा दिया जाए तो घटकों की संख्या आ जाएगी। वैसे C को हम घटक कहते हैं, लेकिन कुल घटकों की संख्या में से हम साम्य अभिक्रियाओं की संख्या हटा दें तो हम कुल घटकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये आगे भी काम में लेंगे। अभी उदाहरण पहला हम ले रहे हैं वाष्पन साम्य। वाष्पन साम्य में द्रव और वाष्प दो भिन्न प्रावस्थाएं साम्य में होती है, जैसे H2O द्रव और H2O वाष्प, लेकिन इसमें दोनों को हम एक ही सूत्र H2O के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, द्रव प्रावस्था को भी और वाष्प प्रावस्था को। अतः इसके घटकों की संख्या कितनी होगी, एक होती है। ठीक है, अगर आप इस साम्य को देखें तो आपको कुल घटक या टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स मिलेंगे कितने, एक H2O लिक्विड और H2O वेपर।
और इन दोनों को प्रदर्शित करने के लिए कितने साम्य हैं? एक, अर्थात 2 में से 1 घटा दें तो क्या आएगा? 1, और यही इसके वास्तविक घटक की संख्या है। जल का त्रिक बिंदु जिसमें ठोस, द्रव और वाष्प 3 प्रावस्थाएं एक साथ रहती है, लेकिन चूंकि तीनों प्रावस्थाओं का सूत्र H2O एक ही है, अतः इसके घटक हो जाएंगे 1। और अगर आप इसको उपयुक्त सूत्र के रूप में प्रदर्शित करें तो टोटल 3 अलग अलग प्रावस्था युक्त घटक है, और उसमें से 2 साम्य हो रहे हैं, ठोस द्रव साम्य और द्रव वाष्प साम्य। 2 घटा दें तो 3 में से 2 घटाने पर वापस संख्या आएगी 1, अर्थात घटक की संख्या यहाँ पर 1 होगी। जल का त्रिक बिंदु 1 घटक और 3 प्रावस्था युक्त विषमांगी साम्य है। कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन साम्य। कैल्शियम कार्बोनेट ठोस, कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड ठोस और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों यदि बंद पात्र में है तो इस विघटन साम्य की प्रावस्थाएं हैं टोटल 3, 2 ठोस 1 गैस, घटक हो जाएंगे 2। अब ये घटक यहाँ देखने से पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसको हम इस रूप में घटकों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं कि चूंकि प्रावस्थाएं टोटल है 3 और 3 प्रावस्थाओं में से हम इसमें साम्यों की संख्या अर्थात 1 साम्य घटा दें तो घटक कितने आएंगे? 2। इस साम्य में न्यूनतम 2 घटक सभी प्रावस्थाओं को समझाने में सक्षम है, अतः यह द्विघटक निकाय या प्रावस्था साम्य है। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट की विघटन साम्य की घटकों की संख्या और प्रावस्थाओं की संख्या बताओ। तो प्रावस्थाएं 3 लेकिन घटक 2 होंगे। कैसे है 2? इसको हम निम्न प्रकार सैद्धांतिक रूप से सिद्ध कर सकते हैं। अगर हम उपयुक्त साम्य को कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड घटक लेकर प्रदर्शित करें तो प्रावस्थाएं कैल्शियम कार्बोनेट को समझाने के लिए हम दिए गए 2 घटकों को इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरी प्रावस्था में कैल्शियम ऑक्साइड को लेने की आवश्यकता नहीं। प्रावस्था कैल्शियम ऑक्साइड के लिए कैल्शियम कार्बोनेट पहले घटक को नहीं लेना, दूसरे घटक से हम इस प्रावस्था को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड तीसरी प्रावस्था को हम कैल्शियम कार्बोनेट में से कैल्शियम ऑक्साइड घटा करके प्रदर्शित कर सकते हैं, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड 2 घटक से हम तीनों प्रावस्थाओं की व्याख्या कर सकते हैं। तो इसमें घटक कितने हो जाएंगे? 2। ऊपर लिखा था जैसे C = 3 - 1 + 2। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड 2 घटक लिए जाएं तो भी 3 प्रावस्थाएं समझाई जा सकती है, और कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 ले लिए जाएं तब भी हम तीनों प्रावस्थाओं की व्याख्या इससे कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी भी 2 घटकों को लेकर प्रावस्था साम्य दर्शाया जाता है, अर्थात ये द्विघटक निकाय है। अमोनियम क्लोराइड का विघटन साम्य, ये भी महत्वपूर्ण है। अमोनिया और HCl दोनों के समान मोल लिए जाएं तो साम्य एकल घटक होता है। इसको हम इस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं: अमोनियम क्लोराइड गैस, अमोनिया गैस और HCl गैस। अगर ये तीनों गैसीय अवस्था में है और अमोनिया की प्रावस्था और HCl की प्रावस्था जो दी गई है, ये दोनों ही यदि साम्यों के लिए आंशिक दाब समान है तो यहाँ पर घटकों की संख्या 1, और चूंकि 3 गैसें हैं तो इनकी प्रावस्थाएं भी हो जाएगी 1। इसको हम सूत्र के रूप में ज्ञात करें तो n का मान अर्थात घटक 3 दिए गए हैं: HCl गैस, NH3 गैस, NH4Cl गैस, और इसको हम साम्य कितने प्रदर्शित कर रहे हैं? 2 पहले वाले में, और दूसरे में आंशिक दाब का साम्य, अर्थात इक्वेशंस हो गई 2। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट 3, इक्वेशंस इक्विलिब्रियम की स्टेट्स हो गई 2, इसलिए कंपोनेंट्स इसमें कितने होंगे? 1। नेक्स्ट हम और प्रदर्शित कर सकते हैं, जब अमोनिया और HCl दोनों समान संख्या में या समान आणविक मात्रा में नहीं है तो ये साम्य द्विघटक हो जाता है। कैसे? कंपोनेंट की संख्या बराबर संख्या में घटक कुल कितने हो जाएंगे? अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया और HCl 3 घटक, माइनस साम्य में आंशिक दाब का
मान बराबर नहीं है अर्थात साम्य निर्मित नहीं होगा। ऐसी स्थिति में केवल एक ही साम्य रहेगा अर्थात घटकों की संख्या में से एक साम्य की संख्या को घटा दिया जाए तो पीछे घटक कितने आएंगे? 2। तो इसकी प्रावस्था 1 है लेकिन घटक कितने हैं? 2। तो इसके 2 उदाहरण हो सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड की गैसीय साम्य के अंदर यदि अमोनिया और HCl दोनों के आंशिक दाब समान है तो एकल घटक निकाय है, और यदि दोनों समान नहीं है तो यह साम्य द्विघटक निकाय हो जाता है। अमोनियम क्लोराइड का विघटन साम्य या निर्माण साम्य एकल व द्विघटक साम्य या निकाय हो सकता है, जैसा कि ऊपर उदाहरण में हमने दिया। यदि NH3HCl के आंशिक दाब समान है तो एकल घटक, असमान है तो द्विघटक साम्य को दर्शाएगा। अब इस विलार्ड गिब्स के प्रावस्था नियम का महत्वपूर्ण पद है स्वतंत्रता कोटि। स्वतंत्रता कोटि का वास्तविक अर्थ है कि किसी भी विषमांगी साम्य में जितनी भी प्रावस्थाएं हैं उन प्रावस्थाओं की संख्या को प्रभावित किए बिना हम कितने स्वतंत्र चरों को परिवर्तित कर सकते हैं या कितने स्वतंत्र चरों को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं जो इनकी प्रावस्थाओं की संख्या को परिवर्तित न होने दे, तो उसे ही हम स्वतंत्रता कोटि कहते हैं। इसको सरल रूप में बाईं ओर समझाया गया है। मात्रा स्वतंत्र चरों की वह संख्या जिसे साम्य में प्रावस्थाओं की संख्या को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से परिवर्तित कर सकते हैं और उसे ही स्वतंत्रता कोटि कहा जाता है। इसको हम इसी रूप में परिभाषित करते हैं। तो किसी भी प्रावस्था साम्य में प्रावस्थाओं की संख्या को प्रभावित किए बिना कितने मात्रा स्वतंत्र चरों की संख्या को हम परिवर्तित कर सकते हैं या स्वतंत्र रूप से बदल सकते हैं, उनकी संख्या को ही स्वतंत्रता कोटि कहते हैं। अर्थात किसी भी विषमांगी साम्य में आप कितने मात्रा स्वतंत्र चरों को स्वतंत्र रूप से परिवर्तित कर सकते हैं, इसको हमने इस रूप में प्रदर्शित किया। प्रावस्था साम्य के वे भौतिक चर या मात्रक जिन्हें स्थिर रखकर या परिवर्तित कर साम्य की व्याख्या की जा सकती है उसी को स्वतंत्रता कोटि कहते हैं। अर्थात जिनको परिवर्तित करने में हम सक्षम हैं उन्हीं की संख्या को स्वतंत्रता कोटि कहते हैं। F को स्वतंत्रता कोटि या स्थिर चरों की संख्या के रूप में प्रदर्शित करते हैं। स्वतंत्रता कोटि का निर्धारण विलार्ड गिब्स के सूत्र में घटक व प्रावस्थाओं की संख्या रखकर हम स्वतंत्रता कोटि को ज्ञात कर सकते हैं, और उसके लिए सूत्र हम पहले प्रदर्शित कर चुके हैं। F = C - P + 2, जिसमें F स्वतंत्रता कोटि की संख्या, C घटक, P प्रावस्थाएं या फेज, और मान रखने पर F ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप हम लिख रहे हैं। पहला, शुद्ध द्रव प्रावस्था। उदाहरण है H2O लिक्विड। फेज एक ही है, घटक एक ही है, तो इसकी स्वतंत्रता कोटियों की संख्या कितनी होगी? C - P + 2, 1 - 1 + 2 अर्थात 2 हो जाएगी। इसका मतलब हम इस प्रावस्था के लिए या HCl की द्रव प्रावस्था को प्रदर्शित करें या प्रावस्था को बदले बिना ताप बदल सकते हैं। 10 से 20, 20 से 30, 40, 50 डिग्री तक बदला जा सकता है। या कह सकते हैं 0 डिग्री द्रव प्रावस्था से लेकर 100 डिग्री तक हम जल का ताप परिवर्तित कर सकते हैं। इसी तरीके से दाब भी बदला जा सकता है, अवस्था परिवर्तित नहीं होगी। 1 वायुमंडलीय दाब की जगह यदि 10 वायुमंडलीय दाब भी बढ़ा दिया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए, फिर भी जल की द्रव प्रावस्था ही बनी रहती है। अर्थात शुद्ध द्रव प्रावस्था हमेशा 2 स्वतंत्रता कोटि युक्त होती है। वाष्पन साम्य हेतु, जिसमें द्रव वाष्प में परिवर्तित हो रहा है साम्य परिस्थितियों के अंदर, जिसमें घटक है 1, प्रावस्थाएं हैं 2, तो इसकी स्वतंत्रता कोटि केवल 1 ही होगी। अर्थात वाष्पन साम्य हेतु
हम केवल दाब परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन वाष्पन साम्य का ताप स्थिर रखा जाता है। अगर ताप परिवर्तित किया जाए तो साम्य विस्थापित हो जाएगा, लेकिन दाब परिवर्तित करने पे साम्य विस्थापित नहीं होगा। अर्थात हम केवल दाब परिवर्तित करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसी तरीके से जल का त्रिक बिंदु, जिसमें ठोस, द्रव और जल की गैस प्रावस्थाएं होती है, जिसमें घटक हैं 3, घटक है 1, प्रावस्थाएं हैं या फेज हैं 3 मान रखा जाए तो इसकी स्वतंत्रता कोटि आती है 0। अर्थात यह है 0 स्वतंत्रता कोटि युक्त साम्य। अर्थात इस साम्य का दाब भी निश्चित होगा, ताप भी निश्चित होगा। ठीक है, अर्थात हम एक भी घटक स्वतंत्र रूप से परिवर्तित नहीं कर सकते। अगर दाब भी परिवर्तित किया तो भी साम्य, तीनों प्रावस्थाएं साम्य में नहीं रहेगी, और दूसरा घटक परिवर्तित करें तो भी तीनों प्रावस्थाएं साम्य में नहीं रहेगी। अर्थात हम किसी भी मात्रक या चर को बदलने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ताप और दाब का मान हमेशा निश्चित रहता है। इसके साथ ये विलार्ड गिब्स के प्रावस्था नियम और उसके संबंधित घटक हम ले चुके हैं, और नेक्स्ट में हम लेंगे विलार्ड गिब्स के प्रावस्था नियम का व्युत्पन्न और कुछ उदाहरण।